हेलो। रिवीजन क्लास ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज थर्ड क्लास में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझने के लिए पहले तो कूलम्स लॉ हम लोग जो जानते हैं कि दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को कूलम फोर्स कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। यदि दोनों चार्ज वैक्यूम में है या एयर के लिए भी हम लोग यही लेते हैं। इसका वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है, तो F = 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बाई r²। ये कूलम फोर्स है। ये दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स हो गया। अब फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि मान लो कि कोई एक चार्ज है ना, जैसे मान लो कि यहां पर +Q चार्ज है, ठीक है। एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है। मान लो यहां पर +Q चार्ज है, यहां पर +Q चार्ज है, यहां पर +Q चार्ज है। जैसे समझने के लिए मान लो कि यह एक स्क्वायर है, तो इस +Q कैपिटल Q चार्ज पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालोगे? तो जैसे इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। मान लो कि इस पर लगने वाला फोर्स F1 है। इस चार्ज कितना होगा? यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × Q बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। इस फोर्स, इस चार्ज पर लगने वाला यह फोर्स F1 है। सेकेंड चार्ज के कारण इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स F2 का वैल्यू कितना होगा? F2 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × Q बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको F2 मान लो। ठीक उसी तरह इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स मान लो F3 है, तो F3 का वैल्यू कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × Q बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इस चार्ज पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3, यानी कि वेक्टर के रूल को फॉलो करते हुए ये फोर्स जो होगा उसको हम ऐड करेंगे। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए सिंपली ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे इसके कारण इस पर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मान लो इसके कारण इस पर 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मान लो, और इसके कारण इस पर 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इस पर लगने वाला टोटल फोर्स 2 + 3 + 4 नहीं होगा, बल्कि इस पर लगने वाला टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो वेक्टर के रूल को फॉलो करते हुए तीनों फोर्स को हम लोगों को ऐड करना होगा। और यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। यही स्टेटमेंट दे दिया गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कि जैसे बहुत सारे चार्ज के कारण किसी एक चार्ज पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स उस चार्ज पर लगने वाले इंडिविजुअल फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। वेक्टर सम के बराबर होता है। बहुत सारे चार्ज के कारण किसी चार्ज पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स उस चार्ज पर लगने वाले हर एक फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेज इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द गिवन चार्ज बाय ऑल चार्जेज। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ना, कि बहुत सारे चार्जेज के कारण किसी एक चार्ज पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालोगे? उस चार्ज पर लगने वाले
हर एक इंडिविजुअल फोर्स का वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम होगा। अब जैसे एग्जाम्पल में, जैसे मान लो कि कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, या इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका हर एक साइड इक्वल हो और हर एक एंगल कितना हो, 60 डिग्री हो, वह इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो मान लो कि कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका हर एक साइड 2 सेंटीमीटर है। इसके 3 कॉर्नर पर +2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया है। तो क्वेश्चन है कि -4 माइक्रोकूलम चार्ज पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स निकालो। ठीक है, तो -4 माइक्रोकूलम चार्ज पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स, तो इस पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, 2 फोर्स। इस चार्ज के कारण +2 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण -4 माइक्रोकूलम चार्ज पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो एक फोर्स F1 हो गया, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F1 हो गया। इस चार्ज के कारण -2 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण -4 माइक्रोकूलम चार्ज पर एक फोर्स ऑफ रिपल्सन F2 लगेगा। तो पहले F1 का वैल्यू निकालो, फिर F2 का वैल्यू निकालो, फिर दोनों का वेक्टर सम ले लो, है ना। वही इस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन -4 माइक्रोकूलम, फोर्स एक्टिंग ऑन -4 माइक्रोकूलम चार्ज ड्यू टू +2 माइक्रोकूलम चार्ज। तो इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स F1 है, मान लो, उसका डायरेक्शन यह होगा। तो F1 का मैग्नीट्यूड होगा 1/4πε0, यानी कि 9 × 10⁹ Q1 2 माइक्रोकूलम, तो इसको कूलम में कन्वर्ट करो, 2 × 10⁻⁶। Q2 4 माइक्रोकूलम, तो 4 × 10⁻⁶। एक प्लस है और दूसरा माइनस है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब बाई R², तो R है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर यानी कि 2/100 मीटर, यानी कि 2 × 10⁻² मीटर। ठीक है, तो R²। तो फोर्स F1 कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹, 8 × 10⁻12 बाई 4 × 10⁻⁴, यानी कि F1 इक्वल टू हो जाएगा 9 4 × 2 8 10⁻, ये हो गया 10⁹ 10⁻⁻12, और ये 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो 10⁻+4, तो 10⁻, ये हो गया -8 10⁻9, यानी कि 10 बचा, और ये 2 हो गया, यानी कि 180 न्यूटन। तो इस चार्ज +2 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण -4 माइक्रोकूलम चार्ज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F1 लग रहा है। F1 का वैल्यू निकल गया 180 न्यूटन। सिमिलरली -4 माइक्रोकूलम चार्ज पर -2 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन, चूंकि दोनों निगेटिव चार्ज है, इसलिए इस चार्ज के कारण इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, उसका डायरेक्शन ऐसे होगा। तो F2 का वैल्यू होगा 9 × 10⁹, Q1 2 × 10⁻⁶, Q2 4 × 10⁻⁶, बाई R², तो 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर, ये भी हो गया 180 न्यूटन। यानी कि F1 और F2 इस चार्ज पर -4 माइक्रोकूलम पर 2 फोर्स लगा, F1 और F2 दोनों का वैल्यू 180 न्यूटन है। अब दोनों के बीच का, F1 और F2 के बीच का एंगल जो होगा वह 120 डिग्री होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन -4 माइक्रोकूलम चार्ज F मान लो, तो F कितना होगा, फार्मूला होता है F √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। थीटा का मतलब दोनों चार्ज के बीच का एंगल, दोनों चार्ज के बीच का एंगल 120 डिग्री। तो F1² + F2² +
F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 की जगह F1 तो 2 F1 स्क्वायर cos 120 डिग्री माइनस 1/2 यानी कि F इक्वल टू रूट अंडर 2 F1 स्क्वायर अब माइनस 2 F1 स्क्वायर 1/2 2 कैंसिल आउट तो 2 F1 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर यानी कि रूट अंडर F1 स्क्वायर यानी कि F1 यानी कि 180 न्यूटन। तो इस चार्ज पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया 180 न्यूटन। यानी कि इस पर दो फोर्स लगा, इधर 180 न्यूटन इधर 180 न्यूटन, और तो इस चार्ज पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 180 प्लस 180 यानी कि 360 न्यूटन नहीं होगा बल्कि वेक्टर सम लिए। इस फार्मूला का यूज किया हम लोग, वेक्टर का ये फार्मूला यूज करके इस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिए। अब जैसे इसी तरह मान लो कि कोई स्क्वायर है, इसका हर एक साइड 2 सेंटीमीटर है। कोई स्क्वायर है और इसका हर एक साइड 2 सेंटीमीटर है। मान लो कि यहाँ पर +2, यहाँ पर +2, यहाँ पर +2 और यहाँ पर +4 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो डी पॉइंट पर जो +4 माइक्रोकूलम चार्ज रखा गया है, इस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो इस +4 माइक्रोकूलम चार्ज पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है 3 फोर्स। इस चार्ज के कारण इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, इस चार्ज के कारण इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो इस तरह 3 फोर्स लग रहा है F1, F2 और F3। तीनों फोर्स का वैल्यू पहले निकालें। तो ए पॉइंट पर जो +2 माइक्रोकूलम चार्ज है, उसके कारण +4 माइक्रोकूलम चार्ज पर लगने वाला फोर्स, दोनों प्लस है इसलिए फोर्स ऑफ रिपल्सन F1 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी कि 9 × 10⁹ Q1 2 × 10⁻⁶, Q2 4 × 10⁻⁶ बाई R स्क्वायर। तो इसका साइड 2 सेंटीमीटर यानी कि मीटर में 2 × 10⁻² का स्क्वायर 180 न्यूटन F1 निकल गया। ठीक उसी तरह सेकेंड फोर्स प्लस डी पॉइंट पर जो +2 माइक्रोकूलम चार्ज है, उसके कारण डी पॉइंट पर रखे गए +4 माइक्रोकूलम चार्ज पर लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन F2। F2 कितना होगा वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी कि 9 × 10⁹ Q1 × Q2 बाई R। तो यहाँ R कितना है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस BD है, तो BD का स्क्वायर। ठीक है, तो BD स्क्वायर कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम, BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर यानी कि 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर प्लस 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर यानी कि 4 × 10⁻⁴ प्लस 4 × 10⁻⁴ यानी कि 8 × 10⁻⁴। BD स्क्वायर का वैल्यू हो गया 8 × 10⁻⁴। यहाँ पुट कर देंगे BD स्क्वायर का वैल्यू और सॉल्व करेंगे तो आ गया F2 इक्वल टू 90 न्यूटन। तो इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन F2 का वैल्यू निकल गया 90 न्यूटन। अब लास्ट ये बचा, इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स F3 का वैल्यू कितना होगा 9 × 10⁹ Q1 के जगह 2 × 10⁻⁶, Q2 के जगह 4 × 10⁻⁶ बाई R। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 × 10⁻² मीटर का स्क्वायर, ये 180 न्यूटन। तो इस चार्ज पर लगने वाला है ना रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। 3 फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है F1, एक लग रहा है F2 और एक लग रहा है F3। तो इस चार्ज पर 3 फोर्स लग रहा है F1, F2 और F3। तो अब तीनों का वेक्टर सम हमको लेना होगा। तो पहले हम लोग इस चार्ज पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स, तो देखो यह F1 है। मान लो कि ये फार्मूला वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि कोई वेक्टर ए है
तो उसका वैल्यू थीटा वाले डायरेक्शन में ए कॉस थीटा होता है, और वेक्टर ए का वैल्यू थीटा वाले डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए साइन थीटा होता है। ठीक है, हमेशा यूज करते हैं इसको। तो यह F1 है, यह F2 है और F3 है। यह एंगल 90 डिग्री है, यह 45 डिग्री है, यह 45 डिग्री है। तो F1 फोर्स F1 का वैल्यू इस डायरेक्शन में कितना होगा? यह एंगल 45 डिग्री है, तो F1 का वैल्यू इस डायरेक्शन में F1 cos 45 डिग्री, F1 cos 45 डिग्री। ठीक उसी तरह यह F3 है, यह एंगल भी 45 डिग्री होगा, तो वेक्टर या फोर्स F3 का वैल्यू इस डायरेक्शन में कितना होगा? F3 cos 45 डिग्री, F3 cos 45 डिग्री। और इस डायरेक्शन में F2 फोर्स तो है ही है, ठीक है, तो F2 थर्ड फोर्स हो गया F2। तो इस डायरेक्शन में लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स होगा F1 cos 45 डिग्री प्लस F3 cos 45 डिग्री प्लस F2। ठीक है, तो F3 और F1 का वैल्यू इक्वल है, F3 और F1 का वैल्यू इक्वल है, तो F1 cos 45 डिग्री प्लस F1 cos 45 डिग्री प्लस F2, यानी कि 2F1 cos 45 डिग्री अब प्लस F2, 2F1 या F3 दोनों का वैल्यू 180 था, तो F1 का वैल्यू 180 cos 45 डिग्री 1/√2 अब प्लस F2 कितना निकाले थे? 90 न्यूटन। तो 90 इसको सॉल्व किए, ये हो गया कितना? 180√2 प्लस 90, 180 इंटू 1.41 प्लस 90, 344.5 न्यूटन एलोंग BD। तो इस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू हो गया 344.5 न्यूटन एलोंग BD। एलोंग BD या फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये सब जो है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है कि बहुत सारे चार्जेज के कारण किसी एक चार्ज पर लगने वाला है ना रिजल्टेंट फोर्स, उस चार्ज पर लगने वाले इंडिविजुअल फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। ये कहता है। अब जैसे मान लो कि जैसे कोई हेक्सागन है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई हेक्सागन में रेगुलर हेक्सागन है, तो उसमें कितना साइड होगा? 6 साइड, 1 2 3 4 5 6 रेगुलर हेक्सागन है। मान लो कि हर एक साइड इसका ए है, ठीक है, और मान लो कि प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। इसके सेंटर पर मान लो कि प्लस क्यू चार्ज है, तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? देखो, इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। ऐसे इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर क्या लगेगा? यह भी पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, तो इसके कारण इस पर इस डायरेक्शन में मान लो कि ये फोर्स लग रहा है, और इसके कारण इस पर इस डायरेक्शन में उतना ही फोर्स, डिस्टेंस Q इंटू क्यू, मान लो कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है ना, तो इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स F का वैल्यू वही होगा, डायरेक्शन ऐसे होगा, ये दोनों फोर्स मिलकर के एक दूसरे को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक उसी तरह इसके कारण इस पर क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन F का वैल्यू वही होगा, 1/4πε0 Q इंटू क्यू बाई दिस डिस्टेंस स्क्वायर। और इस चार्ज के कारण इस पर क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन F उतना ही लगेगा, डायरेक्शन ऐसे, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा। तो अब केवल एक चार्ज, यानी कि अब केवल एक चार्ज Q बचा, इसके कारण इस पर क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन F लगेगा। तो F कितना होगा? 1/4πε0 Q इंटू क्यू बाई दिस डिस्टेंस स्क्वायर। ये मान लो कि ये है, तो यह भी ये होता, ये स्क्वायर
यही हो जाएगा। तो इस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वह F का वैल्यू होगा 1/4πε0 Q इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर। मान लो कि यहाँ भी कोई चार्ज रहता तब क्या होता, मान लो कि प्लस क्यू चार्ज यहाँ भी रहता तब क्या होता, इसके कारण ऐसे एक फोर्स लगता, इसके कारण ऐसे एक फोर्स लगता, तो इस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर यही सब हम लोग को ध्यान देना है। उसके बाद अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा हल्का सा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जैसे मान लो कि कोई चार्ज है, कोई चार्ज Q है, इसके बगल में यदि दूसरे चार्ज को रखे, मान लो कि पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज रखेंगे, तो इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इस दूसरे चार्ज को यदि दूर ले जाए तो इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स घटेगा। क्यों, R बढ़ने से F घटता है। R बढ़ेगा तो F क्या होगा, घटेगा। और मान लो कि दूर ले जाए तो इस चार्ज के कारण इस पर लगने वाला फोर्स और घटेगा। और मान लो कि यहाँ पर ले गए तो इस चार्ज के कारण इस पर लगने वाला फोर्स 0 हो गया। तो इतना ही डिस्टेंस पर इधर भी जाने पर दूसरे चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी कि किसी चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। उस फील्ड के अंदर जब दूसरा चार्ज रहता है तो इस चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पर फोर्स लगेगा, लेकिन इस फील्ड के बाहर जब दूसरा चार्ज रहेगा तो इस चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगता है। कि तो किसी चार्ज के चारों तरफ के इस फील्ड को, इस एरिया को, इस स्पेस को, जहां तक चार्ज के फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाता है, उस एरिया को, उस स्पेस को, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको कहते हैं, या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसको कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लस Q0 पॉजिटिव चार्ज रखा गया है। यह भी मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी मान लो पॉजिटिव चार्ज है, प्लस Q0 पॉजिटिव चार्ज रखा गया है। तो इसके कारण इस पर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है। तो मान लो कि इस चार्ज के कारण इस पर लगने वाला फोर्स F है, तो Q0 चार्ज पर लगने वाला फोर्स F है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, F/Q0। यानी कि यहाँ यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा जाता तब उस पर लगने वाला फोर्स F/Q0 होता। और डिफिनीशन यही होता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स को उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। तो Q0 चार्ज पर यदि ये फोर्स लग रहा है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स F/Q0, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स को ही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी F/Q0, और चूंकि यह फोर्स है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगा। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा याद रखना, E का मतलब क्या होता है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज केप्ट एट ए पॉइंट। ठीक है। तो इंटेंसिटी E है, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज उस पॉइंट पर रखा गया है तो उस पर E फोर्स लगेगा। तो यह बतलाओ कि उस पॉइंट पर Q0 चार्ज यदि रखा जाए तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, EQ0, है ना। इंटेंसिटी E है, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर E फोर्स लग रहा है, तो Q0 चार्ज रखने पर कितना फोर्स लगेगा, EQ0। तो याद रखना कि फोर्स इक्वल टू EQ0। जैसे किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 10 न्यूटन पर कूलम्ब है, उस पॉइंट पर किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 10 न्यूटन पर कूलम्ब है, उस पॉइंट पर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज यदि रखा जाए तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो EQ0। और इंटेंसिटी E है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर E फोर्स, तो Q0 चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, EQ0। वही फॉर्मूला यूज कर लो।
तो फोर्स इक्वल टू E Q नॉट, E उस पॉइंट का इंटेंसिटी है 10 और चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। तो याद रखना फोर्स इक्वल टू E Q नॉट। यूनिट ऑफ E इक्वल टू F बाई Q नॉट, तो यूनिट ऑफ E क्या होगा न्यूटन, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम। और आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंटेंसिटी का एक यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो फोर्स का डायमेंशन mLT टू द पावर -2 और चार्ज का डायमेंशन होता है 80। तो mLT को ऊपर ले जाओ तो T टू द पावर -3, A को ऊपर ले जाओ A टू द पावर -1, यह डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो गया। mLT टू द पावर -3, A टू द पावर -1। अब चार्ज का 80 कैसे होता है, चार्ज का 80 लिखे हैं तो तुम लोग पढ़े होगे कि मान लो कि टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, तो यूनिट टाइम में क्यू बाई टी चार्ज फ्लो करता है और यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो करता है वही करंट होता है। तो करंट I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू इक्वल टू आई टी। तो डायमेंशन ऑफ क्यू करंट का एम्पियर, तो इसका डायमेंशन ए, और टाइम का कैपिटल टी, तो डायमेंशन ऑफ क्यू इक्वल टू 80। वही आ गया इतना। तो ये सब बेसिक चीज हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल का रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू।